आरसी तो फौरन से हो गया, या अभी ये कहना मुनासिब नहीं है, 5-6 दिन गुजर जाए। और रिजल्ट कब है? 4 को, ठीक है। और पेपर्स कैसे हुए? और फीडबैक में से कितने सवाल आए? वही जो बल्कि नहीं, आप लोग तो उसे लास्ट असाइनमेंट कहते हैं इस तरह से करके कुछ। हाँ, वो जो टीचर्स ने वो जितने भी वो पिछले आए हुए होते हैं उनको इकट्ठे कर करके आपको डाटा दिया होता है। आई कैप का डाटा बैंक भी करीब करीब उस जैसा होता है, तो उसमें चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। तो पीआरसी के अंदर एंटर होके कहीं आपको ये तो नहीं लगना शुरू हो गया कि सीए तो एम किसी ने कहा था कि सख्त होता है? ठीक है, तो अगर ये गलत फहमी है तो ये कैफ में जो है ना वो शुरू के पेपर इस गलत फहमी को रिजॉल्व कर देते हैं। नॉर्मली आई कैप क्या करता है, शुरू के 2-3 पेपरों में से एक आध का इतना ख़राब रिजल्ट कर देता है कि जो पीआरसी वाले लोग हैं उनको ये यकीन हो जाता है कि ठीक है जी हमें गलती लगी थी। जी चलो, थैंक यू। तो बिजनेस लॉ के बारे में क्या सुना है? कुछ तो रफ आइडिया होगा ना, जब ये चूज किया होगा, जब कैफ 3 के बजाय कैफ 4 उठाया होगा, जब 1-2 के साथ आगे नंबर 3 नजर नहीं आया और 3 के बजाय 4 उठाया है, तो लोग कहते हैं इजी है, थ्योरी है, कंपैरेटिवली शॉर्ट है। ठीक हो गया, आइडियल हो गया। कंपैरेटिवली शॉर्ट है, आराम से फेल हो जाता है। ये किसी ने नहीं बताया? चलिए मैं बता दूं, ये आराम से फेल हो जाता है, ये बड़ा आसान सा है ना। तो बहुत ही इजी होके, रिलैक्स होके, बड़े इत्मीनान के साथ फेल हो जाता है। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ती। कॉस्ट में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है फेल होने के लिए। डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पेपर वाले दिन तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, तब जाके फेल होता है। बी लो, पढ़ो ना पढ़ो भाई, जब होना ही फेल है तो बंदा कम से कम ज़िंदगी तो अच्छी गुजारे। तो बस प्रॉब्लम ये है कि बी लो गरीब के साथ यही मसला है। इसको मैं कहता हूँ इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इतना आसान है कि फेल हो जाता है। और कुछ कैफ के बारे में या ये बीलो के बारे में आपने कुछ यूनिक सुना हो तो? हाँ जी, इस दफ़ा पेपर बहुत टफ आया है। ठीक है, बीलो का पेपर बहुत टफ आया है या सारे पेपर बहुत टफ आए हैं? फेसबुक पे तो लोग कह रहे थे इजीएस्ट पेपर इन हिस्ट्री ऑफ आई कैप, और वो सिर्फ पोस्टें होती हैं। तो ये पता लग गया कि फेसबुक पे सिर्फ पोस्टें होती हैं और जो है ना असल ज़िंदगी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। हमारा कुछ बेसिक पैटर्न है, कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे आज कि हम कौन सी बुक्स को फॉलो करेंगे, इश्यूज़ क्या हैं, पेपर का पैटर्न क्या है। रिसेंटली आपने फेसबुक पे शायद सुना हो, देखा हो कि चेंजेस आई हैं किताब में, उसके ऊपर बात करेंगे। सिलेबस आउटलाइन, टिप्स एंड टेक्निक्स। तो ओवरऑल ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। सबसे पहले बी लॉ के साथ इश्यूज़ क्या हैं, आप लोगों से मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन अंदाज़ा ये हो गया कि आपने कहा है कि चलो पेपर उठा लेते हैं, टीचर क्लास में खुद ही से कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। मेन इश्यूज़ क्या हैं बी लॉ के साथ? पहला इशू वही वाला, इतना आसान है कि फेल हो जाता है, कंसिडरिंग इट एन ईजी गेम। तो वो लोग समझते हैं कि ये तो हलवा है, आसान। पिछले 10 साल में जिस पेपर का सबसे ज़्यादा दफ़ा सबसे गंदा रिजल्ट आया वो बी लॉ है। 10 साल में अगर हम देखें कि भाई फॉर एग्जांपल ये वाले पेपर का 3 दफ़ा सबसे गंदा रिजल्ट आया, ये वाले पेपर का 4 दफ़ा सबसे गंदा रिजल्ट आया, इसका इतनी दफ़ा, तो सबसे ज़्यादा दफ़ा 9 लगातार अटेम्प्ट्स ऐसी हैं जिसमें बी लॉ वर्स्ट रिजल्ट था। तो इस पेपर के साथ एक हिस्ट्री अटैच है कि आई कैप को जब भी लगता है ना कि लोग जो है ना ज़रा इजी होना शुरू हो गए हैं, तो वो बी लॉ का पेपर उठाते हैं और उसमें जो है ना उसको टफ बना देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये पास नहीं होता, इसका मतलब ये है कि पीपल कंसिडर इट ईजी गेम। जब इसको ईजी गेम समझते हैं तो वहाँ से सारी कैलकुलेशन आउट हो जाती है। तो पहली बात ये है कि आपने इसको इतना आसान नहीं समझना। आसान है, मज़ेदार है, रिलैक्स है, अगर डेली करते रहें तो सब सही है। लेकिन अगर इतना आसान है कि आपने डेली भी नहीं पढ़ना है, चलो ठीक है हम हफ्ते के एंड पे पढ़ लेंगे, और जब वीकेंड आए तो बंदा सोचता है कि अगला वीकेंड अल्लाह ने किस लिए बनाया है, और जैसे ही अगला वीकेंड आएगा तो बंदा सोचेगा तीसरे साढ़े तीसरे वीकेंड पे तो ईद है, ईद के बाद पढ़ लेंगे।
ईद के बाद सोचेंगे बाकी सब्जेक्ट निकले जा रहे हैं हाथ से, उनको बंदा कवर कर ले, सेशन एंड पे जब क्लासें खत्म होगी सर रिवीजन कराएंगे उस वक्त पढ़ लेंगे, फिर रिवीजन के वक्त भी टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर सोचेंगे शायद वो 4-5 दिन की आई कैप में कई दफ़ा रिवीजन क्लास होती है वहाँ जाके पढ़ लेंगे, शायद उधर से पास हो जाए। तो बस ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बाकी सारे हल्के प्रॉब्लम है। देन रिटेंशन इज वन ऑफ द इशू, याद नहीं रहता। सीए में आते ही सब कहते हैं कि जी लॉजिकल स्टडीज़ हैं, रट्टे वाली आदत छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने आप को बेहतर करें और अब समझना शुरू कर दें और हर पेपर समझ के किया करें। तो जैसे ही समझना शुरू करते हैं, कैफ में आते साथ ही बिजनेस लॉ का पेपर आ जाता है। इसको जितना भी समझ लें, अगर इसकी चीज़ें याद नहीं की हुई होती तो पेपर में रिटेन नहीं होती। और स्टूडेंट अचानक से ये कह देता है हमें कि सर मेरी तो रट्टे वाली स्किल खत्म हो गई है। वो जो केमिस्ट्री की 700 सफ़े की किताब को रट्टा मार लेता था, इधर बीलो की 70 सफ़े की किताब में वो आके कहता है कि सर वो रट्टा पता नहीं कैसे लगता है, मैं तो हमेशा से बड़ा लॉजिकल बच्चा था। तो अपने अंदर के सिर्फ साल पुराने बच्चे को दोबारा से जगाना होगा कुछ टॉपिक्स में, उसमें चीज़ों को क्रैम करना होगा। क्रैमिंग मसला है। अगर ये पेपर बहुत बड़े साइज़ का होता तो क्रैमिंग वाकई मसला होता कि इतना ज़्यादा चीज़ को क्रैम करना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस पेपर का साइज़ इतना बड़ा नहीं है, पेपर लेंथ में इतना बड़ा नहीं है, तो ये ईजीली क्रैम किया जा सकता है। और इसमें भी अगर लॉजिक समझ आ गई है तो उसके बाद क्रैम करना आसान है। तो पूरी किताब में बहुत ही थोड़ी सी ऐसी जगह हैं जहाँ क्रैम करना है, लेकिन बहरहाल वहाँ क्रैम करना है। पेपर में 39 मार्क्स के करीब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रैमिंग थे। पास होने के लिए 50 चाहिए, और जो क्रैमिंग वाले सीधे सीधे सवाल होते हैं उसमें मैथमेटिकल मार्क्स होते हैं। इस 39 में से एक अच्छा स्टूडेंट 35 तक पहुंच सकता है, यानी उसने बाकी 61 में से 15 नंबर और लेने हैं पास होने के लिए। तो ये रिटेंशन ठीक है एक इशू है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है। हाउ टू अटेम्प्ट आई कैप क्वेश्चन, यहाँ आके लोग अपने मार्क्स लूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सारे ही सवालों को एक ही तरह से अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता, हर सवाल की अपनी अप्रोच होती है, अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो पहला हफ्ता गुजरने के बाद आप लोगों का एक प्यारा सा टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आप अपने तरीके से आके अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे पे मैं आपको बताऊंगा कि हमने सवाल सॉल्व कैसे कैसे करना होता है। 3 तरह के सवाल टिपिकली आते हैं और हर सवाल को सॉल्व करने की अलग अप्रोच, अलग मेथोडोलॉजी होती है। तो उस चीज़ को तब समझेंगे जब एक दफ़ा आपने अपने तौर पर टक्कर मार ली हो सकता है आप अपने तौर पर जब सवाल को अटेम्प्ट करने लगे तो आपको एक बड़ा अच्छा तरीका समझ आ जाए। फिर जब मैं क्लास में आके आपको गाइड करूं तो आप ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको कर सकेंगे। तो हाउ टू अटेम्प्ट आई कैप क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द इशू। तकरीबन हर सवाल में 1 से 2 नंबर मिस हो जाते हैं जब आपको पता नहीं है कि आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। आई कैप एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो एक लॉजिकल सी सिचुएशन दे तो हम बताएं कि कानून क्या कहता है, फिर बताएं उस लॉजिकल सिचुएशन में क्या मसलो मसाइल हैं, और एंड पे अपना एक ओपिनियन दे दें कि मेरे ख्याल में चीज़ ऐसी होगी या मेरे ख्याल में चीज़ इस तरह से होगी। तो इस इशू के ऊपर आज नहीं नेक्स्ट ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला डिस्कशन होगी। देन बिजनेस लॉ का इशू, एएफसी या पीआरसी, पुराना नाम एएफसी हुआ करता था और अब इस सेशन में ये पीआरसी है। तो ये दुश्मन है बिजनेस लॉ के, क्योंकि ये पढ़ने के बाद जो है ना आपको मोहब्बत हो जाती है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से। पीआरसी में ये मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने इंट्रो को ज़्यादा टाइम दिया था या इकोनॉमिक्स को, इंट्रो टू अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने क्यूएम को ज़्यादा टाइम दिया था या राइटिंग वाले पेपर को ज़्यादा टाइम दिया था। मेरे ख्याल में जवाब बड़ा क्लियर है। या आप में से किसी ने खुदा ना खास्ता थ्योरी को ज़्यादा टाइम दे दिया था। तो होता ही है कि पीआरसी में आप आते हैं ना, तो जो 2 टेढ़े पेपर नज़र आते हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, जान मारनी पड़ेगी, वो न्यूमेरिकल पेपर होते हैं। तो आपका एक मिजाज बन जाता है कि थ्योरी तो बेचारी बस ऐसी होती है कि उसको बस हफ्ते में एक आध दफ़ा थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए, बहुत हो जाता है। ऊपर से उधर पेपर भी एमसीक्यू बेस्ड होते थे। तो यहाँ पे ये जो पीआरसी या एएफसी है ये दुश्मन है हमारे कैफ का। और लोग जब कैफ में आते हैं तो उनकी अप्रोच नहीं बनी हुई होती कि हमने पेपर्स किस तरह से करने हैं, थ्योरी वाले पेपर को कैसे करना है। और यहाँ आने के बाद उन्हें सीए आसान लगना शुरू हो गया होता है। वो जो बचपन से सुन के आए थे कि दिन में 18 घंटे पढ़ना होता है, फिर किसी ने कहा नहीं 18 घंटे ज़्यादा होते हैं, 16 घंटे पढ़ना होता है बस। तो जब पीआरसी में आए तो आपको समझ आया कि 4 घंटे पढ़ना होता है, आपने बस ये इंट्रो और क्यूएम वगैरह को, बाकी तो शुगल मुगल करना होता है। तो कैफ में फिर कितनी देर पढ़ना होगा, क्लासों के अलावा कितना पढ़ना होगा? चले
शायद ही आप में से कोई वाकई 6 घंटे पढ़ के दिखा दे क्लासों के अलावा। बहुत बड़ा क्लेम है 6 घंटे। ये कहना आसान है, ये फेसबुक पे आप लिख भी देंगे कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि वहीं पे पढ़ रहे होंगे आप। लेकिन असल वाली हकीकी ज़िंदगी जो है ना, जिसमें आप जी रहे हैं लेकिन वो पोस्टें फेसबुक पे हो रही हैं, तो इस ज़िंदगी में 6 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है अगर आप इस ज़िंदगी में रहें। इस ज़िंदगी का मतलब ये है कि मोबाइल थोड़ा सा फासले पे है, कम से कम 3 फुट के फासले पे। अब ये ज़िंदगी गुजारें, इसका टाइम ही नहीं गुजरता। इस ज़िंदगी का 1 घंटा वहाँ की 6 घंटे के बराबर है, तो यहाँ के 6 घंटे वहाँ के 36 घंटे के बराबर है। आपको बुखार हो जाएगा अगर आपने वाकई किसी दिन 6 घंटे पढ़ लिया। हाँ, लेकिन अगर आप उसे पढ़ना कहते हैं कि जी आप पढ़ रहे हैं और साथ साथ फेसबुक की नोटिफिकेशंस भी चल रही हैं, थोड़ा व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर लिया, कोई हल्का फुल्का इंस्टा देख लिया, थोड़ा सा चैट वगैरह वो देख ली, और साथ साथ किताब भी खुली है, फिर तो 12 घंटे भी कम है। सच्ची बात बताऊं, सुन के हैरत होगी, 3 से 4 घंटे कंप्लीटली पूरे दिन में आपको चाहिए होते हैं बस, सारे सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो, अगर नहीं पढ़ रहे या फेसबुक वगैरह साथ यूज हो रही है तो फिर 10-12 घंटे भी कम है। आप अभी कैफ स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से एक चीज अगर समझ लें कि आपने अपने आप को किसी तरह से सोशल मीडिया से उन आवर्स में दूर रखने जिन आवर्स में आप पढ़ रहे होते हैं। छोटी छोटी सी बात है जहन में रखने वाली, अगर आज से आप इजी हो जाएंगे ना तो फिर मसला नहीं है। नॉर्मली मैं ये कहता हूँ कि जो डेली पढ़ता है ना वो कम पढ़ता है, और जो डेली नहीं पढ़ता ना वो बहुत पढ़ता है, क्योंकि जो डेली नहीं पढ़ता उसके टारगेट क्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर उसको हर दिन बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं बिजनेस लॉ में किसी दिन एक्सपेक्ट नहीं करता कि घर जाके आप 50 मिनट से ज़्यादा पढ़ें। 50 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट्स। और 50 मिनट इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ लिखने का भी कहा करूँगा, वरना तो शायद 15 मिनट भी बहुत है। 50 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन फिर कम भी नहीं पढ़ना, फिर टाइम स्पेंड करना है, लिखने में टाइम स्पेंड करना है। मैं भी बताऊंगा सारी बातें। इसी तरह से अगर आप अकाउंटिंग की बात करें ना, तो कोई भी अकाउंटिंग का सब्जेक्ट सही से अगर पढ़ा जाए तो 1.5 घंटे अ डे इज इनफ। इससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता अगर आप वाकई ही पढ़ रहे हैं। ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक टाइम देखा जी दोपहर 2 बजे का टाइम हो रहा है और आप पढ़ना शुरू हुए हैं, और उसके बाद आपने टाइम देखा 5 बजे का, तो आपने कहा 3 घंटे गुजर गए। इस 3 घंटे में 2.25 घंटे कहीं और गुजरे हैं, क्योंकि मोबाइल करीब था। एक रिसर्च के मुताबिक मोबाइल को अगर चार्ज करते वक्त ऑफ किया हुआ हो तो वो जल्दी चार्ज होता है और बैटरी भी ज़्यादा देर तक चलती है। मोबाइल की सेहत के लिए अच्छा है कि उसे ऑफ करके चार्ज करें, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है कि उसे ऑफ करके चार्ज करें। वो 3 घंटे जब आप पढ़ने लगे हैं ना, मोबाइल को ऑफ करके दूर कहीं चार्जिंग पे लगा दें। लेकिन फिर दोस्त नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे जी हम मैसेज कर रहे हैं तुम जवाब ही नहीं दे रहे। तो उनसे कहें मेरी ज़िंदगी में 24 घंटे होते हैं हर दिन, उन 3 घंटों में ज़रूर मैसेज करना है जिसमें मैंने कुछ अच्छा करने का सोच लिया है। तो थोड़ा सा अपने वो आवर्स उस टाइम जोन में निकालने जिस टाइम जोन में सबको पता हो कि यार इस वक्त इसे मैसेज कर भी दें बेकार है, इसने पढ़ना तो 4 घंटे बाद है। 1-2 दिन की तकलीफ है, उसके बाद सब एडजस्ट हो जाएंगे। और फेसबुक पे अगर किसी ने पोस्ट कर दिया वो भाग भी नहीं रही होती, वो काफ़ी देर तक वहाँ रहती है। तसल्ली से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वहाँ जाके उसको आंसर कर दे, फिर मज़ा भी आएगा फेसबुक यूज़ करने का, शिरक नहीं ना होगा उसमें। वरना एक तरफ पढ़ाई है एक तरफ फेसबुक है, उसमें भी शिरक उसमें भी शिरक। फेसबुक पे बैठे हैं तो पढ़ाई तंग कर रही है, और पढ़ाई पे बैठे हैं तो फेसबुक तंग कर रहा है। तो भाई एक दफ़ा पढ़ाई को अलग से करके साइड पे कर दें। पढ़ाई ने दिन में कम टाइम चलना है और फेसबुक ने ज़्यादा टाइम चलना है, वो आप उसके बगैर तो सांस नहीं आता। तो अभी सुबह क्लासेस शुरू होनी है, चलो मैं तो ये सारी सेटिंग वगैरह इसमें सुबह तक यहाँ पे मौजूद था। फेसबुक पे बच्चों के साथ साथ मैसेज आ रहे थे, जिनमें से कुछ की सुबह 7 बजे क्लास भी थी। तो वो लोग उस दुनिया में जी रहे हैं। पहले दिन कोशिश कर लें कि कैफ में ये तहिया कर लें कि हमने फेसबुक से दूर रहना है। मैं फेसबुक बंद करने का नहीं कह रहा, मैं सिर्फ पढ़ाई के आर्ज में सोशल मीडिया से दूर रहने की बात कर रहा हूँ। अगर ये कर लेंगे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। एक स्टेप आगे चलते हैं, शॉर्टकट सिलेक्टेड स्टडी।
जब मैं आपको सिलेबस आउटलाइन दिखाऊंगा ना, तो वो आउटलाइन देखते साथ ही जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं, ये चैप्टर छोड़ देते हैं, ये कम कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। बहुत सारे चैंपियन आपको मिलेंगे, वो कहेंगे यार बी लॉ में ना सारे चैप्टर नहीं पढ़ने होते, ये टीचर्स जज्बाती लोग होते हैं, पागल होते हैं, ठीक है, बहुत जोशीले होते हैं, ये जोशो खिताबत में कह जाते हैं कि सारा पढ़ लो। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, पिछले 15 साल के एनालिसिस के मुताबिक ये चैप्टर हर 5 अटेम्प्ट्स के बाद आता है, और 3 अटेम्प्ट्स पीछे इसका सवाल आया है, तो अभी भी 2 अटेम्प्टें रहती हैं इसका सवाल आने में। ये वाला सवाल हमेशा स्प्रिंग में आता है, ऑटम में कभी भी नहीं आता। और ये वाला जो चैप्टर है, ये जो है वो जब पूर्णमासी की रात होती है और एग्जैक्टली जब मार्स और प्लूटो एक दूसरे के सामने आते हैं तब आता है, वरना नहीं आता। तो वो कसम खा के आपको बता देंगे कि तुम 5 चैप्टर साइड पे भी रख दोगे तो नुकसान सिर्फ 5 नंबर का होगा। वो ये नहीं बताते कि वो 5 नंबर 50 से 45 के दरमियान के हैं। वो 100 में से 5 नंबर का नुकसान नहीं हुआ होता, वो आपका पासिंग मार्क्स में 5 नंबर का नुकसान हो गया होता है और पेपर रह जाता है। तो शॉर्टकट नहीं लगाने। अगर सब्जेक्ट छोटा है, सिलेबस छोटा है, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम इसको सिलेक्टिव वे में करें। हम अगर छोटा है सब्जेक्ट तो बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें। अच्छा, कुछ चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको 5 दफ़ा रिवाइज कर लें, जो कम इंपॉर्टेंट है उनको 2 दफ़ा रिवाइज कर लें, लेकिन करें तो सही। तो ये छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करनी ज़रूरी थी कि बी लॉ के मेन इश्यूज़ क्या हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं। ये हमारा सिलेबस है ओवरऑल। सिलेबस में 4 ग्रेड्स इन्होंने बताई हुई हैं। पहली ग्रेड को हम कहते हैं लीगल सिस्टम। 5 से 8 नंबर के लिए आई कि अपनी ग्रेड बनाई है, और इसमें सिर्फ एक चैप्टर आता है, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, जिसमें पाकिस्तान का आइन हम पढ़ते हैं 1973 के आइन के तनाजुर में। 1973 का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से रिलेटेड मोटी मोटी डिस्कशन है, उसका कुछ पोर्शन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और फिर ये है कि लॉ किस तरह के होते हैं और लॉ की क्या एप्लीकेशन है। तो ये एक चैप्टर अपने अंदर एक वेटेज एरिया है 5 से 8 नंबर का। फिर आता है हमारा मशहूर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बी लॉ इज नोन फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बी लॉ का मतलब है कि जब भी आप बी लॉ कर रहे होंगे तो कोई भी सीनियर आपसे पूछेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सही से तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तैयार है तो आधा पेपर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 एरियाज हैं, एक 20 से 25 नंबर की वेटेज का, एक 25 से 30 नंबर की वेटेज का। जो पहला एरिया है इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स। इसमें 4 चैप्टर हैं जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें किस तरह से आ रही होती हैं। जब बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट तो फिर परफॉर्म कैसे होगा, तो ग्रेड सी आती है। मुझे इस किताब में ना सबसे प्यारी लगती है ग्रेड सी, इसलिए कि नंबर कितने, 25 से 30। मैं अगर आपको चैप्टर्स के सफ़े बताने शुरू करूं तो आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूं। 4 सफ़े का है, 4 कम होते हैं ज़्यादा होते हैं। इस पूरी ग्रेड में सबसे बड़ा चैप्टर यही है। ये 4 सफ़े का है, ये 3 सफ़े का है, ये 1 सफ़े का है, ये 1 सफ़े का है, ये 1.25 सफ़े का है। चलिए ये पौने वगैरह को ख़त्म कर लेते हैं। 2, 1, 1, 3, 4, टोटल कितना बना, 11। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई साथ साथ गिन रहा होगा। 11 सफ़े में 25 से 30 नंबर कैद है। पास होने के लिए जितने चाहिए उनमें से आधे 11 सफ़े में मौजूद हैं। तो इन 11 सफ़े के तो फुल स्टॉप को भी रट्टा मार लेना चाहिए कि कौन सी जगह पे लगा हुआ है। जब इतनी अहम चीज़ है तो उसको तो घोल के पी जाना चाहिए, उसको तो हर महीने बाद 10 दफ़ा लिखना चाहिए। तो ये बड़ी मज़े की गेम है, ये पेपर पास कराने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि वॉल्यूम इसका बड़ा कम है और वेटेज अच्छी खासी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाकी 5 चैप्टर्स हैं जिसमें उसकी परफॉर्मेंस है, ये मज़ेदार हैं। जब वो चैप्टर समझ आ गए होते हैं तो ये बड़े स्मूथली चल रहे होते हैं। देन कम्स अदर लॉज। अदर लॉज 35 से 52 नंबर के हैं। इसके अंदर 3 चैप्टर पार्टनरशिप के लॉ के हैं, 11, 12, 13। 2 चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉ है, ये चैप्टर 14 और 15 कहलाता है। फिर ये 3 छोटे चैप्टर्स हैं जिसमें 2-2 लॉज हैं। हर चैप्टर में 2 लॉ हैं और पर लॉ 2 सफ़े आपने पढ़ने होते हैं। यानी कि इधर 6 लॉज का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अभी एक लॉ शुरू ही हो रहा होगा कि वो ख़त्म हो जाता है। तो सिलेबस में तकरीबन 10 कानून है, मतलब एक आइन और 9 लॉज। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बड़ा,
पार्टनरशिप और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दरमियाने, और फिर इसमें इन 3 चैप्टर्स में 6 छोटे छोटे से लॉज हैं। तो ओवरऑल ये हमारे सिलेबस की जो मैप है वो है। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी तो मुझे बताएं। इसमें चेंजिंग कहाँ पे आई है, अब उस तरफ भी चलते हैं। जब हम बुक्स की बात करेंगे, फिर आईकेएप की बुक की बात करेंगे, तो फिर चेंजेस की बात करेंगे कि चेंजेस कहाँ हैं। सवाल मेरा ये है कि आईकेएप अगर एक दफ़ा ग्रेड बनाता है तो क्या उसे फॉलो भी करता है? आईकेएप के बारे में तो बहुत बुराइयां सुनी हुई हैं हमने, वो तो बहुत बुरा इदारा है, बहुत जालिम है, रूल्स कभी नहीं फॉलो करता, एग्जामिनर जान के बच्चों को फेल करना चाहते हैं, वो बच्चों के पेपर चेक करने के बाद एक रोस्टम पे रख देते हैं और पंखा चला देते हैं, जो उड़ जाता है वो उड़ जाता है। एक ज़माने में बच्चों में ये बात मशहूर थी कि पेपर में एक्स्ट्रा शीटें ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए, पेपर भारी हो जाता है, उड़ता नहीं है। तो इतनी सारी मिथ्स बनी हुई है ना, और ऊपर से वही बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन आईकेएप से कम मिलती है और सोशल मीडिया से ज़्यादा मिलती है। अभी देखना, रिजल्ट से पहले रिजल्ट की 15 दफ़ा अनाउंसमेंट हो जाएगी। आईकेएप के नाम से अनाउंसमेंट हुई होगी, लोगो भी आईकेएप का लगा हुआ होगा। बस फेसबुक के ग्रुप अपनी अपनी फनकारी करने के लिए, अपने अपने ग्रुप पे लोगों को बुलाने के लिए इस तरह के शोगल मोगल करते रहते हैं, और बच्चे भी उस शोगल मोगल में रहते हैं, और उनमें से कुछ सीरियस भी हो जाते हैं। तो ये सोचना है। असल में ना मैं बड़ा इसमें ऑफेंडेड फील करता हूँ फेसबुक की दुनिया को लेके, कि वो लोगों को बहुत गलत तरफ लेके जा रही है, और ये इस वक्त राइट टाइम है। जब आप बड़े हो गए फिर तो नहीं सुधर सकेंगे। ये राइट टाइम है कि आइडेंटिफाई कर लें कि असल ज़िंदगी ये वाली है जिसमें हम जी रहे हैं, और हमने इसी में पेपर पास करने हैं, इसी में हमने पढ़ना है। वो दुनिया जाएं, थोड़ा सा शोगल करें, थोड़ा सा एंटरटेन हो, थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करें, और फिर वापस इस दुनिया में आ जाएं। आना भूलें मत। अब आप में से 2-3 ऐसे लोग हैं जो मेरी तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आई हुई है, अब सर के सामने मोबाइल निकाल लिया ना तो अजीब सा हो जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म होगी फ़ौरन मोबाइल निकाल के मैं जाके देखूंगा, अल्लाह करे वो सलमान ने अब तक उस पर कमेंट ना कर दिया और बशीर भी दूर रहा हो उस पोस्ट से। अब जब दिमाग में ये चल रहा होगा ना, तो ना मुझे सुन सकेंगे ना समझ सकेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे दूर रहना है। कैफ का स्टूडेंट अगर कहीं तबाह होता है तो मेहनत ना करने की वजह से तबाह नहीं होता, वो फेसबुक की वजह से तबाह होता है। और हर अटेम्प्ट के बाद एक एक्स्ट्रा नया अकाउंट बना लेता है फेसबुक पे दुखी सा कोई, ताकि एक नई जिंदगी जिए उस नए अकाउंट में जाके। वहाँ पे तो कितने सारे जन्म आप ले सकते हैं ना, कभी भी हीरो बन जाएं, इवन आप तो हीरोइन भी बन जाते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब वो एक अल्टरनेट दुनिया, बस वहाँ जाएं जो मर्जी करें। तो थोड़ा सा महफूज रहना है, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। आपको उलझन होगी, मुझे भी उलझन हो रही है कि पढ़ाई की बातों में हम फेसबुक की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाली बात समझ ही तब आनी है जब वो वाली बात बंद होनी है। तो थोड़ा सा ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा डिफाइन कर लें कि दीज आर माई हैप्पी आवर्स और दीज आर माई स्टडी आवर्स, क्योंकि वो तो कभी भी आपको हैप्पी नहीं करते। तो स्टडी वाले टाइम पे प्रॉपर स्टडी करें और फिर पूरा दिन चिल करें, कोई मसला नहीं। मैं अपने ज़माने में जब स्टूडेंट होता था, सोशल मीडिया तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल्स वगैरह भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते थे, तो मैं रात 12 से 3 तक पढ़ता था। तो पूरा दिन ना मैं लोगों को इधर उधर घूमता फिरता नज़र आ रहा होता था। कभी कहीं बैठा हूँ, किसी के साथ बर्गर खा रहा हूँ, कभी किसी दोस्तों के ग्रुप के साथ हल्ला गुल्ला चल रहा है। सारे कहते थे यार ये बड़ा चल रहा है, पढ़ता ही नहीं है, पेपर भी पास हो जाते हैं इसके। चूँकि जब सारे सोते थे मैं उस वक्त पढ़ता था, चूँकि उस टाइम पर कोई तंग ही नहीं करता था, और मैं पूरा दिन उनको तंग कर चुका होता था। तो जब उस टाइम पे पढ़ता था ना, जब कोई तंग नहीं करता था, तो बहुत ही सुकून से मैं बहुत कुछ पढ़ लेता था, और मैं पूरे दिन मेरे चेहरे पे कोई परेशानी नहीं होती थी, मैं हंसता खेलता नजर आ रहा होता था। सेम गोज विद यू। अगर आपने वो 3 घंटे की पढ़ाई एक दफ़ा करके साइड पे कर ली ना, तो फेसबुक पे आप हर किसी को हंसते खेलते नजर आ रहे होंगे, आप इजी होंगे, आप रिलैक्स होंगे, आप शुगल भी कर रहे होंगे, आपकी सारी एक्टिविटी सही चल रही होंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बस किसी तरह से दिन में कोई से 3 घंटा आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये मेरे मसरूफ़ आवर्स हैं, और आपके घर वालों को, दोस्तों को, सबको पता हो कि इस टाइम पे से तंग नहीं करना, ये लड़ पड़ता है। तो 24 घंटे में अदर देन क्लासेस अगर 3 घंटे आपने दे दिए, मैं आपको बताऊं 3 से 4 घंटे अ डे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ कैफ, जितने भी आपने उठाए हुए हैं, आइडियली 3 पेपर उठाने चाहिए। तो अगर आपने 3 पेपर उठाए हुए हैं तो 3 से 4 आवर्स अ डे अदर देन क्लास मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता।
इससे ज़्यादा वही पढ़ता है जो साथ साथ सोशल मीडिया यूज़ कर रहा होता है, या जिसने एक आध दिन छोड़ दिया होता है पढ़ाई और कहता है चलो अगले दिन डबल पढ़ लूँगा। अगर एक दिन 50 मिनट पढ़ना है और एक दिन घर जाके पढ़ना भूल गए तो अगले दिन ये 100 मिनट नहीं है, अगले दिन 2.5 घंटे पढ़ के भी कवर नहीं होगा। एक कैपेसिटी है ना, खुश सब्जेक्ट है, 1 घंटे से ऊपर आप जाएंगे आप आवाज़ार हो जाएंगे, फिर उसके बाद सिर्फ सफ़ा नज़र आ रहा होगा, पता कुछ नहीं लग रहा होगा। खैर, क्या ये ओवरऑल हमें सिलेबस समझ आया? आई कैप तो बेमान है, वो तो इस ग्रिड को नहीं फॉलो करता होगा। आई कैप से पूछ लेते हैं, ये पेपर जब से नई स्कीम में आया उसके बाद से आज तक 3 अटेम्प्ट हुई हैं। उन्होंने कहा 5 से 8, इस अटेम्प्ट में 6 नंबर के लिए पूछा, इसमें 7 के लिए पूछा, इसमें 6 के लिए पूछा। फॉलो कर लिया समहाउ। 20 से 25 बोला, 24, 23, 25 पूछा, उसी रेंज में पूछा, लेकिन एक चीज समझ आ गई कि वो हायर लिमिट के करीब है। 20 से 25 कह के उन्हें शर्मिंदगी हो रही है, उन्हें लग रहा है कि 20 बहुत ही हल्का नंबर है, तो वो 25 के करीब करीब रहने की कोशिश कर रहे हैं। देन 25 से 30 कहा, 27, 32, 31 2 दफा ब्रीच की, लेकिन पीछे की तरफ नहीं की, आगे की तरफ की। इसका मतलब है कि ये इन्हें बहुत ही पसंद एरिया है। देख रहे हैं 25 और 31 कितने बने? 56। ये कितने बन गए? 55। ये कितने बन गए? तो 51, 56, 55, तो आधे से ज्यादा पेपर बेसिकली इन 2 ग्रेड्स में कैद है। अगर हम इसकी वैसे परसेंटेज देखें तो हमें उस तरह से नहीं लग रहा। ये अगर टोटल मिला के देखें तो ये 45 से 55 बनता है, और आपने जितनी भी बातें की वो 50 से ऊपर की थी, 51, 55, 56, ये इस तरह से करके। तो इन 2 ग्रेड्स में, इस ग्रेड में आई के अपने 2 दफा बेमानी की और रूल वॉयलेट की और आगे की तरफ गया, तो 1 नंबर इधर डेविएशन हुई, 2 नंबर इधर डेविएशन हुई। फिर ये उन्होंने कहा 35 से 52, 38, 38, 43, ये सबसे पहली अटेम्प्ट हुई थी नई स्कीम की। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आ गया कि हमने ज्यादा तवज्जो किधर करनी है, इसको कम करते चले गए। वेल विद इन रेंज। इसका मतलब इस पूरे एनालिसिस में सिर्फ 1 दफा 1 नंबर और 1 दफा 2 नंबर की बेमानी हुई है, वरना अगर आई कैप ने ग्रेड दी थी तो आई कैप ने उसको बहुत ईमानदारी से फॉलो करके दिखाया है। तो ये ग्रेड इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता लग जाए कि हमने क्या करना है और किस तरह से करना है। लेकिन इस ग्रेड में उन्होंने ये नहीं बताया कि इस अकेले चैप्टर की क्या वेटेज है, इस चैप्टर की क्या वेटेज है, इस पूरे में से उन्होंने ये नंबर पूरे करने हैं। तो दिस कैन हैपन कि इनमें से इसका सवाल ही ना आए इस अटेम्प्ट में। दिस कैन हैपन कि इसके 2 सवाल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये कुछ भी हो सकता है कि बात कुछ लोग एक शीट बनाते हैं, फिर उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, फिर उस पर एरोज बना के ना एक फ्लो दिखाते हैं, और फिर अगली दफ़ा का मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक आपको आइडेंटिफाई करके देते हैं। और ना भी आए तो कोई बात नहीं है, वो पोस्ट डिलीट कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप उधर कमेंट में उन्हें लड़ने झगड़ने जाएंगे ना, पहले तो आप वो पोस्ट ढूंढेंगे, पोस्ट मिलती कहाँ है दोबारा, और मिल जाए तो जाहिर है जब आपको देख के पता लग गया कि नहीं आया वो वाला सवाल, तो जिसने बनाई है उसे तो फ़ौरन पता लग गया होगा, उसने पोस्ट उड़ा देनी है। और आपको ये भी याद नहीं होगा कि पोस्ट पे जो नीचे छोटा सा नाम लिखा हुआ था वो भी किसका था, तो उस बंदे का शुगल हो गया, आपकी अटेम्प्ट खराब हो गई। तो इस तरह का शुगल लगाने वालों से दूर रहना है और रियलिटी में फोकस करना है कि यस दिस इज द गेम, इसको मैंने करना है और सही से करना है। डन। एक स्टेप आगे चलते हैं। पेपर का पैटर्न क्या है? 15% एमसीक्यूज और 85% थ्योरी। यानी इस पेपर में जब आप जाते हैं तो एक पोर्शन एमसीक्यूज का होता है और उसके बाद फिर आपके थ्योरेटिकल सवाल शुरू हो जाते हैं। देयर इज नो चॉइस। ऐसा नहीं है कि इतने सवालों में से इतने सवाल करने हैं या एक सवाल छोड़ सकते हैं, जितने सवाल हैं सारे के सारे करने होते हैं। इसमें फर्दर ब्रेकअप आईकैप ने इस नई स्कीम में अभी तक नहीं बताया, लेकिन ओल्ड स्कीम में एक चलता था और हमने देखा है कि पेपर में ये ब्रेकअप फॉलो हो रहा है काफ़ी हद तक। 40% नॉलेज बेस्ड एंड 60% एप्लीकेशन बेस्ड। नॉलेज बेस्ड आईकैप की ज़बान में कहते हैं रट्टे वाले सवाल को, एप्लीकेशन बेस्ड आईकैप की ज़बान में कहते हैं लॉजिकल सवाल को। यानी वो कहते हैं कि वो जगह जहाँ आपका नॉलेज टेस्ट होता है, याददाश्त टेस्ट होती है, जो आपको पता है वो टेस्ट होता है, और एप्लीकेशन में जो आपको पता है कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिचुएशन के ऊपर आपको उसको ढालना आता है। तो ये लॉजिकल और रट्टा बेस, यानी दे से कि रट्टे वाले सवाल 40% और लॉजिकल सवाल 60%, और तकरीबन यही परसेंटेज फॉलो हो रही है।
फिर वो कहते हैं कि किसी भी एक सवाल के 8 मार्क्स से ज्यादा नहीं होंगे। हमें औसतन बी लॉ के पेपर में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के सवाल नजर आते हैं। 6 नंबर के बहुत ही कम सवाल होते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हर पार्ट कई दफा अलग सवाल होता है, और आईकेएप ये कहता है कि आपने हर पार्ट अलग पेज पे करना है, लेकिन ये बहुत अर्ली है इस वक्त। तो अभी हम सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाएंगे तो फिर हम पैटर्न, पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये सारी बातों पे बात करेंगे। डन। तो अब बुक्स कौन सी फॉलो की जाए। आपको पता है कि आईकेएप ने हर सब्जेक्ट में अपनी किताब दी होती है, और वो किताब इस तरह से दी होती है, पुराने ज़माने में आईकेएप बच्चों को किताबें फिजिकली प्रोवाइड करता था। अब वो सॉफ्ट में अपने पास अपलोड कर देता है, स्टूडेंट्स वहाँ से डाउनलोड करें, जाके किसी प्रिंट वाले के पास जाए, उनसे कहीं किताब का प्रिंट निकलवाना है। अगर वो आपका जान पहचान वाला है तो वो फोटोकॉपी के रेट पे कर देगा, अदरवाइज वो आपको प्रिंट के रेट पे करके देगा। तो होता ये है कि वो किताब 700, 800, 1000, 1200, 1700, 2000 इस तरह से करके कहीं पे प्रिंट हो रही होती है। आईकेएप की किताब क्या करती है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती है, फिर उससे रिलेटेड जो पास पेपर्स के सवाल हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पे उनके नीचे दिखा रही होती है। फिर अगले उसमें जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है, फिर कॉन्सेप्ट की एग्जांपल जो आपने याद नहीं करनी वो समझाने के लिए दी हुई है, और फिर कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो ये देखना है आपने कि क्या आपको सवाल ऊपर वाली बात समझ आ गई है। तो होता ही है कि कई दफ़ा 2 पूरे सफ़ों में ना गिनती की 6 लाइंस होती हैं जो आपकी याद रखने वाली होती हैं, और बाकी में उन 6 लाइनों के ऊपर तबसरा, एग्जाम्पल, सवाल, उनके जवाब, उनके ऊपर कमेंट्स वो मौजूद होते हैं। तो फिर स्टडी टेक्स्ट में लोगों को जो है ना फिर क्या करना पड़ता है कि जगह जगह हाईलाइट करना पड़ता है कि हमने कितना कितना हर सफ़े में से याद रखना है। तो फिर टीचर्स क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा स्मार्ट करके आप लोगों के लिए किस तरह का वर्जन बना देते हैं जो आपके लिए ईजी हो। तो फिर आईकेएप की किताब की एक समरी बनाई हुई है, उसमें ये है कि आईकेएप की किताब की वो सारी लाइंस जो हैं उनको उठाया, उसको बुलेट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, और इस तरह से किया है कि उसको याद रखना आसान हो, और फिर एग्जाम्पल्स को किताब के एंड पे ले गए हैं, पास पेपर्स को चैप्टर के एंड पे ले गए हैं। उससे फायदा ये होगा कि जब आप एक चैप्टर करने बैठेंगे तो आपको लाइन से टेक्स्ट नजर आ रहा होगा कि 3 सफ़े का टेक्स्ट है, ये 3 सफ़े में पूरा चैप्टर है। उसके बाद फिर उसके सवाल हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें आईकेएप की स्टडी टेक्स्ट और उसके इक्वलेंट ही उसी में से एक्सट्रैक्ट की हुई है किताब बिजनेस लॉ मेड इजी। तो ये मेरी किताब है, काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है। पिछली दफ़ा 2500 कॉपीज़ हमने प्रिंट की थी, और उसके बाद भी हमें ज़रूरत पड़ गई थी इसकी। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि एक दो जो किताबें ज़रा वाइडली यूज़ होती हैं उनमें से एक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आईकेएप की किताब मत कीजिएगा, मेरी वाली किताब कीजिएगा, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, सही है, टीचर है अपना, कोई ना कोई मुफाद होगा, तो हो सकता है उस किताब में से भी कुछ 40-50 रुपये कमा लेंगे। तो पता नहीं आप लोगों ने एट द टाइम ऑफ एडमिशन नोट किया या नहीं किया कि जब आप ये कोई भी बैच ले रहे थे तो उसमें एक एक्स्ट्रा प्लस लिखा हुआ था, स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड करना है, चाहे आपने ऑनलाइन में एडमिशन लिया हो, फिजिकल में एडमिशन लिया हो, या कम्बो में एडमिशन लिया हो। कम्बो या फिजिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम फिजिकली हैंड ओवर कर देंगे किताब, उनसे साइन ले लेंगे अपने पास एक फॉर्मेट में, यहाँ पे उन्होंने किताब कलेक्ट कर ली है, और ऑनलाइन वालों को उनके घर डिलीवर कर देंगे। तो ऑनलाइन वाले ज़्यादा मज़े में आ गए हैं, लेकिन इनकी सोच है जब ऑनलाइन डिलीवर करने में हमने आगे किसी और इदारे के हवाले करना होता है तो फिर हमारे हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। सामने वाला बच्चा तो आगे कहता है जी मेरी किताब, तो हमें दो देखते हैं, उसको किताब पकड़ा देते हैं। जो दूर बच्चा बैठा हुआ और रास्ते में कहीं कोरियर वालों ने चीज़ें आगे पीछे कर दी हैं, या बच्चे का एड्रेस नहीं मिल रहा, तो वो भी हमारे खाते पड़ेगा। फिर बच्चा कहेगा मैं इतने अरसे से किताब वेट कर रहा हूँ, मेरे तक किताब नहीं पहुँची। तो ऑनलाइन में थोड़ा सा इसमें हौसला रखना है। अब चेंजेस आई किताब में, चूंकि आप फेसबुक की दुनिया के लोग हैं तो आपको ये पता है कि बहुत सारी चेंजेस आई हैं। असल जिंदगी में कोई चेंज नहीं आई, कोई चेंज आई नहीं है। अब शायद आपको बहुत अजीब सी हैरत हो कि अजीब सी बात कर दी टीचर ने। फेसबुक पे लंबे लंबे चार्ट्स हैं, फेसबुक पे लंबे लंबे एनालिसिस हैं, वहां पे साबित हो रहा है कि बी लॉ तो बदल गया है और अब इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। कुछ नहीं चेंज हुआ, जीरो चेंज। अगर किसी ने पिछली दफा पढ़ा है बी लॉ तो उसके लिए वही सिलेबस है। हुआ क्या है, पिछले सेशन में आईकेएप की किताब आने के बाद आईकेएप को एक दो जगह पे लगा कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए। उन्होंने एक एग्जामिनेबल सप्लीमेंट बनाया। सप्लीमेंट ये होता है कि आपकी आईकेएप की किताब आने के बाद अगर कोई मिड सेशन में आईकेएप को लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश है तो वो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। उस डॉक्यूमेंट में उसने अपनी कुछ एग्जाम्पल्स के एरर ठीक किए
जो एग्जांपल्स वहां मौजूद थी एरर थे और बच्चे कहते थे सर आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में ये एग्जांपल है, आपकी किताब में ये एग्जांपल है, आपके पास एरर है। तो हम कहते थे भाई वो उस एग्जांपल में एरर है, सूनर और लेटर आईकैप उसे ठीक कर देगा। तो वो ये कि आईकैप ने कुछ अपनी एग्जांपल्स ठीक की, आईकैप ने कुछ चीजों की प्रेजेंटेशन चेंज की। पहले वो एक टॉपिक चल रहा है तो लिखने के बाद नीचे ही उसका सवाल दे देते थे, अब उन्होंने क्या किया है कि कम से कम वो यूनिट खत्म होने के बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले। फिर होता ये है कि हर एक दो अटेम्प्ट बाद वो एक दो अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स को भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बना के किताब में ऐड कर देते हैं। तो किताब का फॉर्मेट चेंज हो गया, किताब के पेज नंबर्स चेंज हो गए, किताब की प्रेजेंटेशन चेंज हो गई, लेकिन किताब में कंटेंट जीरो चेंज हुआ। वो एग्जांपल्स जो समझाने के लिए थी उसको ठीक किया उन्होंने। वो एग्जांपल क्लास के लेक्चर में वैसे ही आपको समझ आ गई होती हैं, तो आपने उन एग्जांपल्स को याद नहीं करना होता। तो जो हमारा कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें वही चेंजेस हैं जो एग्जामिनेबल सप्लीमेंट में पिछले सेशन में आईकैप ने एंड पे बताया था। तो इसलिए अगर आपके पास एक आध सेशन पुरानी किताब भी है तो आपने ये नहीं परेशान होना कि वो किताब इनवैलिड है, बी लॉ के अंदर ओके है वो, तो कोई चेंज नहीं है, उस तरह से चेंज नहीं है जिस तरह से थोड़ा सा खबर फैली हुई है। जैसा भी एक भाई ने भी कहा कि सर वो कि फिर क्या चेंजेस क्या आई हैं, तो इसलिए बताना बड़ा ज़रूरी है कि उसमें नेग्लिजिबल चेंज है। वो चेंज जो है वो सिर्फ पास पेपर्स के फॉर्मेट की है कि पास पेपर्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऊपर नीचे कर दिए। आप लोगों को जो अलग से इधर हमारी तरफ से किताब मिलेगी उसमें चैप्टर वाइज पास पेपर पड़े हुए होंगे, उनके सोल्यूशन होंगे, उन सवालों पे आईकैप ने क्या कमेंट्स किए थे चेक करने के बाद के बच्चों ने क्या गलतियां की, वो मार्किंग स्कीम, स्टडी नोट्स, एमसीक्यूज, ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठे होकर मिल रही होंगी। ये एक वॉल्यूम में भी मिल सकती हैं, दो वॉल्यूम में भी। अब होता ये है कि जब इस तरह से कुछ चेंजेस आती हैं, सप्लीमेंट की चेंज आती है और हर अगली दफ़ा अटेम्प्ट वगैरह रिवाइज हो रही होती है, तो हम किताब को दोबारा प्रिंट करते हैं। आइडियली किताब को प्रिंट करने का टाइम है मिड मार्च, ताकि सेशन स्टार्ट हो तो हम आपको किताब दे सकें। लेकिन आईकैप ने, शायद आपको अंदाजा हो कि पिछले ही वीक के दरमियान में जाके ये किताबें अपलोड की, और हम जब तक आईकैप नए सेशन की किताबें अपलोड नहीं करता थोड़ा एहतियात कर रहे होते हैं कि कोई पता नहीं उसमें चेंजेस आ जाए। तो वो देखने के बाद हमारी किताब फाइनल है, लेकिन वो बहरहाल प्रिंटिंग में टाइम लेगी। तो होगा ये कि चूंकि हमने आपको स्टडी मटेरियल देना है, तो जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपके पास हैंडआउट फॉर्म में होगा। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक हमारे पास किताब आ जाएगी, नहीं तो जब तक किताब नहीं आती किताब का वो चैप्टर जो हम पढ़ रहे होंगे वो आप लोगों को हैंडआउट्स में मिल रहा होगा। और जैसे बच्चों का एक आदत होती है कि वो अक्सर ही छुट्टी कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी होगा। मैं सुबह तक सोच रहा था कि पता नहीं यहाँ बच्चे पूरे आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन लोगों ने सोचा कि चलो आज तो ओरिएंटेशन है, आज तो सर गैर ज़रूरी बातें कर रहे होंगे, तो वो फिर नहीं आए। तो हमारे पास आज सरप्लस स्पेस अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ जिस दिन हैंडआउट्स देने हो उस दिन कम बच्चे आए हुए हो, तो कॉलेज का कम खर्चा होगा, आपको हैंडआउट्स देंगे, और उसके बाद जो बाद में आएगा हम कहेंगे यार तुम एक जालिम आदमी हो, तुम आए नहीं थे, जाओ फोटोकॉपी और से फोटोकॉपी करवा लो। अब इतने बुरे नहीं है, लेकिन बहरहाल बुक्स टू फॉलो समझ आया। हमने बुक्स कौन सी फॉलो करनी है? आईकैप की स्टडी टेक्स्ट आप सॉफ्ट में डाउनलोड करके रख लें। कभी भी एक चैप्टर खत्म होने के बाद जरा मूड हो रहा हो कि जरा देखें तो सही कि वहां क्या लिखा हुआ है, तो उसको एक नज़र देख लीजिएगा। वो नज़र देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो सारा बड़े अच्छे तरीके से आता है। डन। फाइनली इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ते हैं। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स बी लॉ के लिए क्या क्या करना है। नंबर 1, 50 मिनट्स हमने ज़िंदगी के देने हैं इसे। इसको ऊपर कर लूँ? नहीं, ठीक है, सही है, यहाँ पे पास जगह है। 50 मिनट्स पर डे हमने पढ़ना है, और वीकेंड पे टेस्ट तैयार करना है। वीकेंड पे हमने टेस्ट तैयार किया करना है, चूंकि तकरीबन हर मंडे एक ऑफिशियल सा टेस्ट हुआ करेगा। होता यह है कि इस पेपर में जो है वो आप ऐसे पढ़ते हैं, समझते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन पेपर में जब जाते हैं तो समझ नहीं आता इसको कैसे प्रेजेंट करें। तो हर हफ्ते जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे या जो भी पढ़ रहे होंगे उसका मंडे वाले दिन एक टेस्ट क्लास के टाइम में ही हो रहा होगा। क्योंकि मैं क्लास टाइम के अलावा कोई भी टाइम रख दूं तो आपने कहना जी इस टाइम पे मेरी वो वाली क्लास है, इस टाइम पे वो वाली क्लास है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने कम्बिनेशंस होते हैं। तो क्लास के टाइम पे टेस्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से उस दिन आप मेरे से महफूज रह सकेंगे। तो जब मेरे से महफूज रहेंगे तो आपके पास पढ़ने वाला दिन एक कम हो गया। तो मंडे वाला दिन आप जब घर जाएंगे यहाँ से या हॉस्टल जाएंगे तो वो बड़ा हैप्पी डे होगा, क्योंकि उस दिन आपने घर जाके कुछ नहीं पढ़ना होगा।
तो मंडे वाला हैप्पी डे होगा तो फिर सैटरडे या संडे थोड़ा सा सैड डे होगा, क्योंकि उसमें आपने टेस्ट तैयार करना होगा। तो जो ये वाला टाइम है ना टेस्ट तैयार करने वाला, दिस कैन बी कि ये आप 2 से 3 आवर्स लें जी। बेचारा बोर्ड भी ज़रा थोड़ा सा मायूस सा हुआ है। एक टाइम पे हम सोच रहे थे शायद यहाँ क्लास हो ही नहीं सकती, फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चे सीमेंट निकली हुई है, हल्के फुल्के से इधर उधर निशान लगे हुए हैं, एक आध यहाँ पे ये ओपन हुआ हुआ है, तो होपफुली बच्चे इसको माइंड नहीं करेंगे। क्योंकि रादर देन कि हम उस चक्कर में आपको मैसेज करेंगे नहीं जी अभी हमारा कमरा जरा थोड़ा सा आगे पीछे होने वाला है, थोड़ी सफाई होने वाली है, तो मेरे ख्याल में आपके लिए इल्म इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सफाई भी ज़रूरी है। ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं है हमने चीज़ों को ठीक नहीं करना। तो अब मेरे ख्याल में वीकेंड पे एक्टिविटीज़ चली जाएंगी या रात में चली जाएंगी, क्योंकि दिन में फिर क्लासेस वगैरह। तो इसलिए ना एक हफ्ता थोड़ा सा ज़रा दिल बड़ा रखना है कि थोड़ा सा आपको इनडिसेंट सा नज़र आ रहा होगा। आप देखें जब आप एंटर हो रहे थे तो पिलर के ऊपर वो लगा हुआ था प्लस्तर, लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे ना तो प्लस्तर नहीं लगा हुआ। ये हमने बड़ी चालाकी की थी। उसने रात का कि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमने कहा भाई उन साइडों पे कर दो जो एंटर होते ही नज़र आ रही हैं, कम से कम थोड़ा सा तो मतलब ब्रीदिंग स्पेस मिले। तो बहरहाल मतलब ये चूँकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे, बारिशों ने काम डिले किया, वरना हम सैटरडे पे सारा सेटअप रेडी करके बैठे होते तो आपको काफ़ी डिसेंट कैंपस मिलता। लेकिन उम्मीद है, और ऊपर से बच्चे अपने अपने टाइम पे एडमिशन लेके आ रहे हैं, तो वो यही नहीं समझ आ रहा होता कि नंबर्स हमारे कहाँ पे जाके ठहरेंगे। तो अब फिलहाल तकरीबन जो है ना इस कमरे में तकरीबन जितनी कुर्सियाँ उतने एडमिशन हुए हुए हैं, और फ्रंट ऑफिस वाले ना 5-10 एडमिशन ऊपर करने के भी मूड में है। और वो कहते हैं सर आप जो है ना ईजी हो जाएं, 15-20 बच्चे आएंगे ही नहीं डेली, आप पे इतना ट्रस्ट हमारे फ्रंट ऑफिसर्स को है। क्यों कह रहे सर खोल के खेलें, कोई मसला नहीं। तो अब आपने साबित करना है कि चंद दिन जो आपने कॉलेज आना है वो बाकायदगी से आना है। वो चंद दिन से मुराद है 5 डेज अ वीक। अगर ये छोटा पेपर है तो मुझे नफरत है उन लोगों से जो सैटरडे को पढ़ना चाहते हैं। कहीं थोड़ा सा तो एज मिले ना, अगर एक पेपर थोड़ा छोटा है तो बी लॉ और सी लॉ ये 2 पेपर ऐसे हैं जो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि ये 5 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ने चाहिए। और आपके केस में तो मंडे भी ईजी है, तो इसका मतलब आपने 4 दिन 50 मिनट पढ़ना है, और सैटरडे या संडे में से एक दिन 2.5 से 3 घंटे पढ़ना है, या 2 से 3 घंटे पढ़ना है। तो हर वीक का आप टारगेट साथ साथ लेके चल रहे होंगे। पता है मतलब आपके दोस्त 2-3 महीने बाद आपको देख के हैरान होकर पूछेंगे यार तुम इतने रिलैक्स क्यों रहते हो। आप कहेंगे मैं साथ साथ पढ़ता हूँ। वो कहेंगे वो मेरे इतने लॉ के इतने चैप्टर रहते हैं, उतने रहते हैं। तो आपने उससे पूछना है भाई तुम हर हफ्ते के हफ्ते नहीं तैयार करते थे। तो आप सिर्फ डेली पढ़ें और वीकली टेस्ट के लिए तैयार करते रहें, आपको अंदाजा ही नहीं होगा, खामोशी से टिक लगता चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सिलेबस ख़त्म होने की जो डेडलाइन है वो जुलाई का मिड है, ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दफ़ा ईद आ रही है बीच में, तो सफिशिएंट टाइम हमारे पास अवेलेबल है, और क्लासें ख़त्म होने के बाद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल होगा। बस थोड़ा सा कोशिश करना है कि मेरे साथ साथ चलें। हम कम पढ़ेंगे लेकिन जितना पढ़ेंगे वो आपने लाजमी पढ़ के आना है। तो 50 मिनट्स वीकेंड पे टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपने जो 2 से 3 घंटे तैयारी करनी है। आखिरी और बड़ी अहम चीज़ रजिस्टर मेंटेन करना है। किसी भी बुक शॉप पे जाके कहीं से भी आपने उनसे कहना है कि मुझे एक छोटा रजिस्टर चाहिए। वो पूछेगा छोटा कितना छोटा, आपने कहना है 100-125 सफ़े, बस मोटा रजिस्टर नहीं चाहिए। 100-125 सफ़े का मतलब है कि 50-60 वर्के, अगर एक वर्क पे दोनों तरफ लिखा जा सकता है। आपको 100 से 120 साइड्स चाहिए लिखने के लिए। जो मेरी किताब में टेक्स्ट मेरे फॉन्ट के मुताबिक है वो तकरीबन 77 पेजेस पे है। आई बिलीव कि आप अपने फॉन्ट पे लिख रहे होंगे तो जाहिर है वो थोड़ा सा खुला फॉन्ट होगा, और वो ज़रा आप हर बंदे की अपनी हैंड राइटिंग है, तो दिस कैन वेरी कि कुछ का 100 सफ़े में ख़त्म हो जाएगा, कुछ का 125-30 सफ़े में। तो 100 से 130 सफ़े के दरमियान का एक रजिस्टर आपका पूरा सिलेबस समेट सकता है। तो आपने करना ये है कि हर दिन मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा, चीज़ समझ आई, सारा कुछ है, फिर मैं आपसे कहूँगा कि जी घर जाके आपने किताब का ये वाला सफ़ा या ये और ये वाला सफ़ा पढ़ लेना है। क्लास में वही किताब में से एक्सट्रैक्ट हुई हुई स्लाइड्स चल रही होंगी। आपको कॉन्सेप्ट समझाने के बाद घर जाने से पहले मैं यहाँ पढ़ा के भेजूंगा।
इंशाल्लाह। तो उसके बाद क्या होगा, आप घर जाके उसको रिवाइज करेंगे। जब रिवाइज करेंगे तो 10-15 मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लें जो आपने क्लास में पढ़ा होगा। तो फिर तकरीबन हाफ आवर आ डे आप इस 50 मिनट में से निकाल के उसकी राइटिंग कर सकते हैं जो आप उस दिन पढ़ के गए। मेरी किताब सामने रखी और 100% कॉपी पेस्ट कर लिया अपने रजिस्टर पर। क्योंकि किताब पढ़ते हुए दिमाग में ख्याल आते हैं, किताब लिखते हुए दिमाग में ख्याल नहीं आता। नोट किया कभी? क्योंकि आपके दिमाग को एफर्ट करनी है कि उसने पढ़ना है, फिर बड़ी ध्यान से अपने हाथ को बताना है कि तुमने ये चीज़ लिखनी है। तो आप 2-3 दफ़ा देखते हैं, एक दफ़ा यहाँ लिखते हैं, दिमाग में बार बार दोहराते हैं, तो इस वक्त आप फोकस होकर वो कर लेते हैं। लेकिन किताब खोल के 50 मिनट देखने की कोशिश करेंगे तो माइंड कभी भी उतना फोकस नहीं होगा। तो जब आप उसे लिख रहे होंगे तो उससे क्या होगा, आपकी याददाश्त थोड़ी बेहतर होगी। और फिर अपनी हैंड राइटिंग वाला रजिस्टर जो है वो उसको याद करना भी आसान होता है। तो ऑनवर्ड कभी भी वो चैप्टर तैयार करना होगा तो आप मेरी किताब को हाथ नहीं लगाएंगे, आईकेएम की किताब को हाथ नहीं लगाएंगे, अपनी किताब को हाथ लगाएंगे। आपकी अपनी किताब का मतलब है आपकी अपनी हैंड राइटिंग का रजिस्टर। अगर कभी मैट्रिक एफएससी वगैरह में ये आपने प्रैक्टिस की हो तो आपको अंदाजा होगा कि पेपर में बैठ के सफ़े की शक्ल याद आ रही होती है। इवन उसके किनारे पे इंक फैली हुई थी, एक साइड से पेज मुड़ा हुआ था, वो तक याद आ रहा होता है। जो अपना कंटेंट है ना उसकी बात ही अलग होती है। तो इन किताबों से आप बाहर निकल आएंगे और आप अपने रजिस्टर पे होंगे। तो एक रजिस्टर ज़रूर मेंटेन करना है, जो साथ साथ रजिस्टर मेंटेन करके डेली उसमें लिखेगा, उसे पता ही नहीं लगेगा। सेशन एंड पे वो एक पतला सा रजिस्टर उठा के दोहरा रहा हुआ करेगा और सारे उसकी जो है वो दोस्त उसे पूछेंगे कि ये मतलब ये क्या पतली सी चीज़ तुम्हारे पास है, वो कहेगा पूरा बी लो। ऊपर से वो खोल के उसे कहीं से भी पूछेगा तो आपको आता भी होगा। तो अगर ये सब्जेक्ट वॉल्यूम में कम है, ये असल में आसान नहीं है, ये वॉल्यूम में कम है, इसका बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इसके बहुत ही परेशान हो जाएं, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। इसी के आसपास के साइज़ का पेपर है कमती लॉ, ये तकरीबन 77 पेजेस हैं, उसमें कुछ 70 के करीब पेजेस हैं। तो हुआ ये कि एक सेशन में स्टूडेंट्स ने जो है ना एंड पे ज़िद की कि जी हमारी क्लास की हाइट ही होनी चाहिए। मैंने कुछ शराइत रख दी। मैंने कहा अगर आप लोगों ने एक मिड टर्म दिया हो और उसमें पास हुए हों और फलाना किया फलाना किया, फिर एक शर्त रख दी। मैंने कहा सेशन एंड होगा, मैं उस दिन आप लोगों का रजिस्टर देखूंगा, जिसका रजिस्टर कंप्लीट है वो हाईटी के लिए एलिजिबल है। खैर वो रजिस्टर वगैरह देखा गया, हाईटी पे बैठे थे तो एक बच्चे ने मुझे बताया, उसने कहा सर वो ना मेरा रजिस्टर नहीं बना हुआ था और मैं हाईटी पे जाना भी चाहता था। तो मैं एक दिन रात 12 बजे बैठ के लिखना शुरू हुआ हूँ और अगले दिन रात 11 बजे तक मैंने लिख लिया था। तो पहले तो हमें वो हुआ कि यार मतलब ये 23 घंटे तक लिखता रहा, लेकिन फिर उसके बाद खुशी हुई कि 23 घंटे में सारा लिख लिया, मतलब सारा ही लिख लिया। कहने का मतलब है कि दिस इज ऑल, ये इतनी गेम है। जो करने बैठा है उसने मतलब पेपर पास करने की मोहब्बत में नहीं, हाईटी की मोहब्बत में कर लिया। पेपर पास होने से तो छोटा फायदा होना था, 6 महीने बचने थे, हाईटी तो सामने की चीज थी। तो कहने का मतलब है कि ये कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है, तो जो डेली साथ साथ लिखते रहेंगे साथ साथ तो कवर हो जाएगा। मैं बताने ही चाह रहा था कि इस साइज़ का सिलेबस है कि ये पॉसिबल है कम वक्त में। लेकिन मैंने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि टेक्निकलिटी के हिसाब से आसान पेपर है, एक दफ़ा भी नहीं कहा। ये ज़रूर बता दिया कि 39 नंबर सीधे सीधे थे, तो 61 नंबर सीधे नहीं भी होंगे ना, उन्होंने कलाबाजियाँ लगवाई होंगी। तो तकरीबन 35 नंबर का पेपर काफ़ी मुश्किल था, मतलब इतना मुश्किल था कि जिसने प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, जिसने टेस्ट नहीं दिए हुए थे, जिसने लिख के सवालों को नहीं किया हुआ था, वो पेपर में बुरी तरह से परेशान था। तो पेपर टेक्निकल ज़रूर है, वॉल्यूम वाइज कम है। डन? तो क्या ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ रही हैं? कोई सवाल आपका हमारे पैटर्न को लेके, हमारी बातों को लेके, हम क्या करेंगे, किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? जी अल्हम्दुलिल्लाह। में का फ़र्क है। आईकेएप ने कंटेंट 2 लाइन में बताया, नीचे एग्जांपल दे दी। वो एग्जांपल आपने एक दफ़ा पढ़ ली, समझ आ गई। अब वो एग्जांपल तो नहीं याद करनी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि जी एक लॉ होता है कि अगर एक बंदा दूसरे को ऑफर दे फॉर एग्जांपल, तो उसकी 3 दिन में एक्सेप्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक सिचुएशन बताऊँ, फिर एक एग्जांपल हो कि असलम ने मुनीर को ऑफर दी और 4 दिन बाद मुनीर ने कहा ओके,
तो चूंकि 3 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं तो ये गलत हुआ। अब एक एग्जांपल है, ये क्यों दी है किताब ने कि समझाए कि ऊपर वाला रूल क्या है। अब नीचे मुनीर के बजाय तारिक ने अगर वही हरकत की और उसके नीचे शगुफ्ता ने वही हरकत की और उसके नीचे किसी और ने वही वाली बात की हो, तो वो चारों एग्जांपल्स पढ़ने के बाद भी कॉन्सेप्ट वही है कि 3 दिन से आगे नहीं हो। तो समझाने के लिए एक रैंडम रूल बता रहा हूँ। तो ये एक दफ़ा पढ़नी होगी, लेकिन क्या होता है फिर आप आईकेएफ की किताब को जब ओपन करते हैं तो उन 2 लाइंस के नीचे हर दफ़ा वो चारों एग्जाम्पल खड़ी हुई होती हैं, और फिर आपको ना हर सफ़े में से ना अच्छा ये 2 लाइनें याद कर लें, ये 3 लाइनें याद कर लें, ये ऐसे कर लें, ये इस तरह से कर लें। उस दिक्कत से बचाने के लिए हमने क्या किया है, एग्जाम्पल्स रखी हैं। मेरी किताब में 108 एग्जाम्पल्स हैं शायद जो कंटेंट को लेके हैं, और बहुत सारी जगह पे तो एग्जाम्पल्स की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन मैंने उसको कर दिया एंड नोट्स पे। चैप्टर चल रहा है तो एक जगह पे रूल लिखा होगा, रूल के राइट पे टॉप पे एक नंबर लिखा होगा, फॉर एग्जांपल 72 लिखा हुआ है। किताब के एंड पे 72 नंबर एग्जांपल में वो एग्जांपल दी हुई है जो उस लाइन को समझा रही है। तो एग्जांपल्स भी दे दी और एग्जांपल की वजह से जो याद करने वाला पोर्शन उसको ख़राब भी नहीं किया। तो वो एग्जांपल्स मौजूद हैं, और यानी कि जब हम कहते हैं ना कि आईकेएफ की किताब से एग्जांपल आई है इस तरह से करके, तो ये आईकेएफ की किताब से सवाल आया। अब आईकेएफ की किताब ने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या होते हैं? पास पेपर्स। जब मैं आपको पास पेपर्स करा रहा हूँ चैप्टर वाइज, तो आप ये देख रहे होंगे कि आईकेएफ की एक आदत है कि वो पिछले पास पेपर्स को रिपीट कर रहा होता है। तो टेक्निकली उसने आईकेएफ की किताब के अल्फाज को रिपीट नहीं किया, उसने पास एग्जाम क्वेश्चन को रिपीट किया। तो ये बड़े आराम से कहा जा सकता है कि जी वो तो आप कह सकते हैं फेसबुक पे अगर कोई कहे कि वो आईकेएफ की किताब में से सवाल रिपीट हो, आपने कहा आब्दी साहब की किताब में से तकरीबन कोई कितना था इस दफ़ा 42 नंबर के सवाल आईकेएफ आब्दी साहब की किताब से डिट्टो कॉपी पेस्ट हुए थे। क्यों? क्योंकि आब्दी साहब की किताब में पास पेपर भी लिखे हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो आईकेएफ की किताब से आया या आब्दी साहब की किताब से आया या कहाँ से आया। वो जब पास पेपर रिपीट होता है तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन चीज़ है, और वो आईकेएफ ने 3-4 दफ़ा पहले भी पूछी होती है। तो एग्जाम्पल समझने के लिए होती हैं, याद करने के लिए नहीं होती। फिर भी होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक अलग दुनिया फेसबुक, उससे तो जान नहीं छुड़ा सकते। अब जब फेसबुक की दुनिया पे जाते हैं तो फेसबुक की दुनिया पे भाई इस वक्त जो बुक्स है ना जो प्रॉपरली चल रही हैं वो 2 टीचर्स की चल रही हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। तो अब मैं अगर कोई और टीचर हूँगा तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी क्लास में कहूँ यार पढ़ो मेरे से किताब, वो दूसरे टीचर की ले लेना। ऑब्वियसली मैं आपसे कहूँगा आप आईकेएफ की ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट यूज़ करें, मैं उसके फिर फजाइल भी आपको बताऊँगा। चलो ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन अगर मैं फेसबुक पे आके बताऊँगा तो उससे जो बच्चा अच्छा भला तैयारी कर रहा है वो भी सोच रहा होगा कि वो यहाँ पे तो आईकेएफ की किताब के फजाइल हैं। ऑब्वियसली आईकेएफ की किताब से हम डेविएट नहीं कर सकते। मेरी किताब के प्रीफेस के साथ एक नोट लिखा हुआ है कि ये सब्सटीट्यूट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने क्या आईकेएफ की किताब छोड़ दें और उस किताब पे आ जाए, लेकिन एक दफ़ा उसे पढ़ने के बाद इसे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ठीक है गेम मज़ेदार है। ठीक जी, जी अब आईकेएफ की बुक चलें, मैं ये बता देता हूँ। पिछले 26 साल में ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मेरी किताब से बाहर आया हो, इतना चलेगा। असल में मैं किताब कैसे बनाई है, पहले मैं किताब बनाता था बेयर लॉ से अपने हिसाब से। जब से आईकेएफ ने किताबें देनी शुरू की, मैं आईकेएफ की किताब डाउनलोड करता हूँ, पहले उसकी एग्जांपल्स वगैरह उन सबको उठा के एंड पे लेके जाता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन उड़ा देता हूँ क्योंकि मैंने पास पेपर्स अलग से चैप्टर के एंड पे दिए होते। कंटेंट छोटा हो गया उसको बुलेट्स में ले जाता हूँ, आईकेएफ ने पैराग्राफ में लिखा होता है, मैं बुलेट्स में ले जाता हूँ ताकि उसको याद करना आसान हो जाए। तो कोई भी चैप्टर जब भी आप कर रहे हो तो आप बड़ा ईजी हो कि एक दफ़ा आईकेएफ की किताब को साथ में पढ़ लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो उसी की ही एक प्रिसाइज समरी बन जाती है। जी जी, जो रटे वाले सवाल हैं क्या पेपर में भी बुलेट्स में लिखना है? यस, पेपर में बुलेट्स में लिखना है। बुलेट्स में लिखने से आपको मैक्सिमम नंबर मिलते हैं। आप जब उसके सॉल्यूशन देखेंगे ना तो आपको बुलेट्स में लिखे नजर आ रहे होंगे। जी, बी लॉ से रिलेटेड, हमारे पैटर्न से रिलेटेड, हम किस तरह से क्लासें लेके चल रहे होंगे। 5 डेज अ वीक क्लास है, ये बात समझ आ गई? यानी सैटरडे सुकून वाला डे है, मंडे क्लास में सुकून वाला नहीं है, क्लास से अलावा सुकून में। और मंडे एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आपने जो पढ़ा है पीछे 4-5 दिन उसको आपने अप्लाई करना है। सवाल कैसे सॉल्व करने हैं ये वाली बात मैं आपको नेक्स्ट ट्यूसडे को बता रहा हूँ इंशाल्लाह, जब आप पहला टेस्ट दे चुके होंगे। पहला टेस्ट मैं बगैर गाइडेंस के आपको दे दूंगा, आपने टेस्ट देखने और अपनी तरफ से जो तजर्बे करने हैं कर लेने हैं। फिर जब मैं अगले दिन आके आपको बताऊंगा तो फिर आप उन सवालों को याद करके आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या किया था और सर क्या बता रहे हैं। तो आज अगर बता दूं तो हवा में उड़ जाएगी वो वाली बात, लेकिन जब आपने कागज़ पे खुद से ट्राई की होगी और फिर मैं बताऊंगा तो थोड़ी सी ज़्यादा मोतबर हो जाएगी।
डन, ऑल क्लियर? कल से पढ़ने के लिए तैयार? चले तो इंशाल्लाह ताला कल से बाकायदा पढ़ाई को शुरू करते हैं और अगली क्लास के बच्चों को आने देते हैं, नहीं तो जो है ना वो मरेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं।